और अब बारी है नेतागिरी के तीसरे और आखिरी सेगमेंट की, जिसमें हम इस सवाल की पड़ताल करेंगे कि क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। फिलहाल हिंदी राजभाषा है। ये बहस इसलिए शुरू हुई क्योंकि एक्टर अजय देवगन और किच्चा सुदीप के बीच हुआ एक ट्विटर बैंटर और उसके बाद दोनों तरफ से तर्क आए जा रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान होने वाले हैं। पहले मेहमान हमारे होंगे डॉक्टर फैजान मुस्तफ़ा, ये वाइस चांसलर है नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के, संविधान विशेषज्ञ हैं, संविधान ही पढ़ाते हैं। दूसरे मेहमान हैं चेन्नई से राहुल द रूस्टर न्यूज़ चलाते हैं, हिंदी और तमिल दोनों में प्रोफिशिएंट हैं, भाषाओं से बहुत प्रेम करते हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। तीसरे मेहमान हमारे होंगे भाषाविद गणेश एन देवी ने भाषाओं पर खूब काम किया है। भाषाएं कैसे बनती हैं, बिगड़ती हैं, बहती हैं, डेवलप होती हैं, उस पर इनका काफ़ी लिटरेचर पब्लिश्ड है। इन तीनों से आप बात करेंगे। सर, हम पहले आपके साथ ही शुरुआत करना चाहते हैं मुस्तफ़ा साहब कि इस बात को लेकर के जो हमारी उम्र के लड़के हैं उनमें बहुत कमी, उनमें जानकारी की बहुत कमी है। वो राजभाषा और राष्ट्रभाषा का फ़र्क नहीं समझ पाते और ना उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ पाते हैं। तो क्या हम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बहस चल रही थी, जब इस बारे में सोचा गया कि क्या भारत के पास भी एक ज़बान हो जिसमें सब लोग बात करें और सरकार भी काम करे, उस वक्त क्या बातचीत हुई थी सर, और क्या तय पाया गया? निखिल, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो विजन था राष्ट्रभाषा के बारे, वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा हो और वो देवनागरी लिपि में भी लिखी जाए और पर्शियन लिपि में भी लिखी जाए। जी सर। निखिल, आवाज आपको आ रही सर, आपकी आ रही, बोलिए। लेकिन बाद में जो संविधान सभा में बहस हुई, उसका एक बहुत ही अफसोसनाक पहलू निकल ये है कि जो आज हम सांप्रदायिकता को देखते हैं, उस सांप्रदायिकता के बीज आपको राष्ट्रभाषा के मुद्दे पर नजर आ जाते हैं। उसमें जो आक्रमण था वो बेसिकली उर्दू पर हो रहा था, और जिस तरीके की बातें संविधान सभा के बड़े सम्मानित सदस्यों ने कही, वो बहुत ही अफसोस की बात है। उनमें से बहुत सी चीजें आज हम अपने समाज में देख रहे हैं। डिसीजन ये हुआ कि हम कोई राजभाषा अभी तय नहीं करेंगे। राजभाषा के लिए ये तय हुआ कि पहले 15 साल तक अंग्रेजी में काम होता रहेगा और हिंदी जो है वो देश की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। अब ये बिल्कुल एक फैक्ट है कि देश का बहुत बड़ी संख्या हिंदी बोलती है। हिंदी के बारे में भी आपको मालूम है कि हिंदी के जो पहले बड़े पोएट हुए, जिनको ये श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने हिंदी की शुरुआत की, वो भी एक मुसलमान थे, अमीर खुसरो। और खड़ी बोली से ही हिंदी भी निकली और उर्दू भी निकली। अक्सर ये समझा जाता है कि उर्दू मुसलमानों की जबान है, और ये बिल्कुल एक झूठ है, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं भी मुसलमान उर्दू नहीं बोलते। भारत के भी ज्यादातर मुसलमान उर्दू नहीं बोलते हैं। मलयाली मुसलमान मलयाली बोलते हैं, कन्नड़ मुसलमान कन्नड़ बोलते हैं, बंगाली मुसलमान बंगाली बोलते हैं। उर्दू की उत्पत्ति हैदराबाद में हुई, उसको दक्कनी कहा जाता, और उसके बाद वो दिल्ली आई और फिर दिल्ली और लखनऊ की हो गई। ये बड़े अफसोस की बात रही कि जो भाषा भारतीय थी उसको पाकिस्तान ने अपनी भाषा डिक्लेयर कर दिया, और उसकी वजह से एक तनाव पैदा हुआ। आप ये सोचिए कि भाषाओं का ताल्लुक राज्य से ज्यादा लोगों से है। मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा कि सिंधी भाषा को हमने अपने अनुच्छेद 8 में इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि सिंध पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद इस पे हंगामा हुआ और हमें संविधान का संशोधन करके सिंधी को अपनी 22 जो भाषाएं हैं देश में आज, जो अनुच्छेद 8 में दी हुई हैं, उसमें इंक्लूड किया गया। तो ये एक फैक्ट है कि हिंदी जो है वो एक राजभाषा है, वो राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन उससे बड़ी चीज जो है निखिल, वो ये कि संविधान सभा ने एक अनुच्छेद पास किया, एक मौलिक अधिकार बनाया। मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 29, जो ये कहता है कि देश के नागरिकों के किसी भी समूह के पास अगर कोई अपनी विशेष भाषा है, लिपि है और संस्कृति है,
तो उसको सुरक्षित करने का, संरक्षित करने का पूरा मौलिक अधिकार है। और निखिल, आपको ताज्जुब होगा कि ये जो अधिकार है नागरिकों का अपनी भाषा के बारे में और उसकी लिपि के बारे में, ये एक तरीके का एब्सोल्यूट राइट है, क्योंकि अनुच्छेद 29 में कोई एक्सेप्शन नहीं दिया हुआ। और फिर अनुच्छेद 30 में फिर और बात हुई कि साहब अल्पसंख्यक जो हैं वो अपने शिक्षण संस्थान भी बना सकते हैं। तो अगर किसी भाषा को संरक्षण करने के लिए आपको शिक्षण संस्थान भी बनाने हो तो उसका भी कुछ प्रावधान कर दिया गया। भाषा को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है कि जब हम बहुत छोटे थे तो हम स्कूल में पढ़ते थे और ऑल इंडिया रेडियो, जमाने में तो टीवी नहीं हुआ करता था, ऑल इंडिया रेडियो पर जो अंग्रेजी में समाचार आते थे तो उसमें निखिल वो ये बोलते थे कि दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज रेड बाय सो एंड सो। इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी दोबारा से 1980 में, और ये एक आदेश आया कि अब अंग्रेजी के समाचारों में भी कहा जाएगा दिस इज आकाशवाणी एंड द न्यूज वुड बी रेड बाय सो एंड सो। इसका देश के दक्षिण में बहुत विरोध हुआ और 3-4 दिन के अंदर अंदर भारत सरकार को इस पर अपने फैसले को वापस लेना पड़ा। मैं समझता हूं कि लोगों का जो भाषाओं से और मातृभाषा से जो लगाव है और जो उसकी में भावुकता है उसको समझना चाहिए। देखिए, संविधान ने कहा कि आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मातृभाषा में दी जाए। फिर आप देखिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार 2020 में लाई और जिसके लिए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा की जानी चाहिए, उसमें फिर मातृभाषा पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया और यह कोशिश की जा रही है कि न सिर्फ नीचे की प्राइमरी एजुकेशन बल्कि हायर एजुकेशन जो है उसको भी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो लोगों की मातृभाषा है, उसमें देने का कोई ना कोई प्रबंधन किया जाए। ऐसे में जब भाषा जैसे भावुक मुद्दे पर हम कोई एक भाषा कोई पूरे देश पर थोपने की कोशिश करेंगे तो उसका विरोध होगा, गैर जरूरी एक कंट्रोवर्सी होगी। देश में वैसे ही बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं, इस तरह की कंट्रोवर्सीज से बचना चाहिए। लेकिन साथ ही वो लोग जो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में बहुत भावुक हैं, उनको भी ये याद रखना चाहिए कि हिंदी देश की बहुत बड़ी जनसंख्या बोलती है और हिंदी बहुत ज्यादा राज्यों की ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है। कई हाई कोर्ट्स के फैसले अब हिंदी में आते हैं, कई नीचे के न्यायालयों के फैसले अब हिंदी में आते हैं। सरकार की पॉलिसी है कि हिंदी को प्रोत्साहन दिया जाए, उसको भी समझना चाहिए। लेकिन मेरी तकलीफ निखिल इन सब से हटकर है। 191 भाषाएं मर रही हैं। जब से देश आजाद हुआ सैकड़ों भाषाएं मर गईं और इन भाषाओं के मरने में जो बहुत सी भाषाओं को हमने हिंदी में शामिल कर दिया, असिमिलेशन की पॉलिसी, वो डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज और कल्चर और स्क्रिप्ट को कंजर्व करने का जो अनुच्छेद 29 का प्रावधान है उसके विरुद्ध जाती। आप देखिए कि संविधान ने यह भी प्रावधान किया कि लिंग्विस्टिक कमिश्नर हो। संविधान ने यह भी प्रावधान किया कि किसी भी राज्य में अगर एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन कोई एक भाषा को बोलता है तो उस भाषा को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उस राज्य की डिक्लेयर किया जाएगा। मैं समझता हूं कि किसी भी बाग में तरह तरह के अगर फूल होते हैं तो वो बाग अच्छा माना जाता है। तो देश की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है और जो भाषाई विभिन्नता है उस पर हमें गर्व भी होना चाहिए और उसको प्रिजर्व करने के लिए हमको जो कोशिश की जानी चाहिए वो होनी चाहिए। पूरे विश्व में आप सोचिए कि कितनी भाषाएं ऐसी हैं जो डेफिनेटली इंडेंजर्ड हो गई, कितनी भाषाएं ऐसी हैं जो वल्नरेबल है, कितनी छोटी छोटी भाषाएं देश में मर गई। हम आज यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मदर लैंग्वेज डे मनाते हैं, लेकिन हम लोगों की भाषाओं पर जो उनकी सेंसिटिविटी है उसको समझने से इनकार कर। ठीक बात है सर। सर हमसे जुड़ गए हैं राहुल भी। राहुल, आपका स्वागत कर रहे हैं हम।
नमस्कार नमस्कार। हमने डॉक्टर मुस्तफ़ा अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बहस हुई उसके कॉन्टेक्स्ट में समझाया कि हमारे यहाँ किस तरह ये तय पाया गया कि राजभाषा होगी, राष्ट्रभाषा नहीं। और फिर उन्होंने, डॉक्टर मुस्तफ़ा ने अपनी टिप्पणी भी रखी कि वो सोचते क्या है इस पूरे मुद्दे पर। राहुल, मैं आपके पास में आऊँगा, लेकिन पहले मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा से एक और सवाल पूछ लूँ विथ योर परमिशन, फिर मैं आपके पास आऊँ। जी प्लीज गो अहेड। हाँ डॉक्टर मुस्तफ़ा, मैं ये समझना चाहता हूँ, और जो दर्शक हैं आपको देख रहे हैं उनकी भी इस बारे में बड़ी दिलचस्पी होगी कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस बारे में सोच रही थी तो उनकी डिबेट्स जिस तरह से चल रही थी उनमें आपको एक एस्पिरेशन नज़र आता है, वो एक मुल्क बनाने के बारे में बात कर रहे थे। तो फिर उन्होंने उसमें सारी चीज़ें वो करते गए, कानूनी इंतज़ाम करते गए, कानून कैसे चलेगा, कानून चलने की कानून ठीक से चल रहा है उसका ध्यान कौन रखेगा, ये सारी चीज़ें भी। और वैसे ही वो लैंग्वेज पे भी पहुँचते हैं, तो एक लिंग्वा फ्रैंका का इमेजिनेशन तो था ही। तो वो जो एस्पिरेशन है उस डिबेट के बाद जो तय पाया गया कि हम बाद में प्रमोट करेंगे, उसको उसके एग्जीक्यूशन में आपको क्या लगता है कि क्यों हम अब तक के वहां पहुंच नहीं पाए जो हमने तब सोचा था कि फिलहाल हम अंग्रेजी में काम करते रहेंगे, हम दूसरी भाषाओं को भी अपनी जगह देते रहेंगे, लेकिन विद टाइम हम एक ऐसे सोल्यूशन पे पहुंच जाएंगे जहां पे हमारे पास एक भाषा होगी जो विदेशी नहीं होगी, जो हमारी ही अपनी भाषा होगी, और उसमें हम काम भी करेंगे, बात भी करेंगे। निखिल, ये जो 22 भाषाएं हमने अनुच्छेद 8 में रखी है, सब हमारी भाषाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सारी और देश में जो सैकड़ों भाषाएं हैं वो हमारी हैं, और जो 191 भाषाएं मर रही हैं वो भी हमारी हैं। तो यहाँ कोई ये बात नहीं थी कि कोई विदेशी भाषा के लिए हमारा कोई प्रेम था। देखिए, पूरा संविधान जो है उसमें कई चॉइसेस जो हमने की वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और कंटिन्यूटी के लिए। देखिए, जैसे संविधान निर्माताओं के सामने ये एक ऑप्शन था कि हम अमेरिका की तरह का एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखें। एक हमारे सामने उदाहरण ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का था। हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसलिए अपनाई क्योंकि हम 200 साल से अंग्रेजों के कॉलोनी रहे थे, हम उस सिस्टम से फेमिलियर। क्योंकि अंग्रेज 200 साल से हुकूमत कर रहे थे और सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अंग्रेजी में हो रहा, तो कन्वीनियंस के लिए हमने कहा कि हम पहले 15 साल अंग्रेजी में ही काम करेंगे। उसके बाद हमें एहसास हुआ कि हम अभी भी तैयार नहीं, कोई भी एक भाषा जो है वो अंग्रेजी तक नहीं पहुंच पाई एज अ लिंक लैंग्वेज। अच्छा, इसमें हुआ क्यों? हम वहां नहीं पहुंचे क्योंकि हमने हिंदी को बिल्कुल संस्कृताइज कर दी। वो हिंदी इतनी डिफिकल्ट हो गई कि उसको समझना मुश्किल हो गया। अगर आप देखें कि जो ऑल इंडिया रेडियो पर जिस तरीके की न्यूज पढ़ी जाने लगी उसमें बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स आने लगे। गांधी जी का जो विजन था वो ये था कि आम लोगों की जो भाषा है वो भाषा को हम अपनाएं। देखिए, फिराक गोरखपुरी जो थे वो तो बहुत बड़े उर्दू के पोएट थे, हिंदू थे, और उन्होंने एक बात बड़े मजे की कही कि भाई सबसे अच्छी उर्दू क्या है? उनका साहब सबसे अच्छी उर्दू वो है जो मेरे घर में आके काम करने वाली बाई बोलती, क्योंकि वो उस लैंग्वेज से कनेक्टेड है। ये जो हमने लैंग्वेज में, जैसे पाकिस्तान में उर्दू को उन्होंने पर्शियनाइज कर दिया, डिफिकल्ट कर दिया कि वो उर्दू किसी की समझ में नहीं आती, ऐसे ही हमने हिंदी को बहुत ज्यादा संस्कृताइज कर दिया, और वो उतनी संस्कृताइज हिंदी से बहुत से लोग पुट ऑफ हो गए। लेकिन ये इतना बड़ा देश है, देखिए पूरा महाद्वीप है, आप अगर साउथ में जाएंगे तो आपको लगेगी कि हर चीज इनकी अलग है। ऐसे में अंग्रेजी वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी थी। आप ये देखिए कि जो भारत ने आईटी इंडस्ट्री में विश्व में अपने झंडे गाड़ दिए, और जहां चाइना हमसे कई दशकों तक पीछे रहा, उसकी वजह थी कि भारतीयों की जो अंग्रेजी पे पकड़। तो आप देखिए कि आज तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में इन सरकारों ने फैसले लिए कि सरकारी स्कूल का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अब अंग्रेजी हो। फिर 3 लैंग्वेज फार्मूले में भी हमने जो है, जो राज्यों की एस्पिरेशंस थी
उनको कंसीडर करके एक फार्मूला बनाने की कोशिश की। देखिए, भाषा धर्म से भी ज्यादा सेंसिटिव इशू है। आप देखिए निखिल के जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी थी, लैंग्वेज से टूट गई, धर्म के नाम पर राष्ट्र अलग अलग हो, उसको किस चीज ने बिल्कुल डिफीट करके नेस्त नाबूद कर दिया? वो भाषा का मुद्दा था। जो बांग्लादेशी थे, जो ईस्ट पाकिस्तान के नागरिक थे, उनके ऊपर उर्दू थोपी जाने लगी तो बांग्लादेश अलग बन गया, पूरी टू नेशन थ्योरी गलत हो गई। तो भाषा के मामला धर्म के मामले से भी ज्यादा मैं समझता हूं कि सीरियस है, और उस मामले में हमको बहुत सोच समझ के ही अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। इस सेंसिटिविटी को भारत सरकार अप्रिशिएट करती रही, इसीलिए वो जो पीरियड 15 साल का था वो आगे बढ़ता रहा और अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज चलती रही। थैंक यू सर इस क्लैरिटी के लिए। अब हम राहुल के पास चलना चाहते हैं। देवी साहब भी जुड़ गए हैं क्या? नहीं, अभी नहीं। ठीक है, राहुल बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू और शुक्रिया आपने जो पेशेंस दिखाया। हम अभी जब तक के डॉक्टर मुस्तफ़ा के कमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे थे। राहुल, पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा एक प्राइमर आपका हमारे दर्शकों को मिले, क्योंकि हमने आपका परिचय ऐसे करवाया है कि आप हिंदी और तमिल के बीच में एक पुल का काम कर रहे हैं। आप किस तरह का काम आप करते हैं? हमने ये ज़रूर बता दिया कि आप पत्रकार हैं, आप द रूस्टर न्यूज़ नाम से एक चैनल चलाते हैं। ये किस तरह काम करता है? देखिए, जब हमने ये चैनल शुरू किया था तब सीधे तौर पर एक फर्क नजर आता है देश में, जहां पर हम नेशनल मीडियम की बात करते हैं, नेशनल मीडिया की बात करते हैं, वो हकीकत में आपको उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक की खबरें नहीं दिखा पाता है, क्योंकि भाषा का बहुत बड़ा एक काम यहाँ पे आता है। जैसे कि दक्षिण की जो खबरें हैं वो उत्तर में नहीं पहुंच पाती हैं, और उसी तरह से उत्तरी भारत की जो खबरें हैं वो दक्षिण तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो हमने ये कोशिश करी थी कि जो भाषा का जो ताना बाना है इसको तोड़ने के लिए उत्तर भारत की जो खबरें हैं उनको हम ट्रांसलेट करके दक्षिण भारतीयों के लिए लेके जाते हैं। और इसी तरह से उत्तर भारत में भी काफी सारे जो चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, उनके साथ हम काम करते हैं, बहुत करीबी तौर से काम करते हैं, जहां पर हम दक्षिण की खबरों को उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, फिर वो अपनी अपनी भाषाओं में इसको दिखाते हैं। खैर, जब आप भाषा की बात करते हैं और पिछले 5-6 साल से हम यही काम कर रहे हैं, तो काफी हमने इस पे रिसर्च किया है। तो यूजुअली जब आप देखें तो भाषा के बारे में जब आप कहते हैं तो कहते हैं कि ये एक कम्युनिकेशन का जरिया है, आप एक दूसरे से बात करते हैं और बस उतना ही है। लेकिन नहीं, भाषा काफी सारी चीजों को अपने साथ लेके चलती है, जैसे इतिहास को साथ लेके चलता है, संस्कृति को साथ लेके चलता है, परंपरा को लेके चलता है, आप खाते पीते क्या है, आपका बिजनेस मॉड्यूल का है, ऐसी तमाम चीजें लेके चलता है। तो भाषा को सिर्फ भाषा ना मान के पूरे के पूरे ताने बाने को आप समझने की जब कोशिश करेंगे, तो जब एक भाषा को आपके ऊपर थोपा जाता है, उस वक्त आप देखेंगे कि उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो परंपरा है, उनकी वो तमाम चीजों को भी आपकी तरफ लेके आया जाता है। और ऐसे कई राज्य हैं जिनमें रहने वाले लोगों को शायद ये तक नहीं पता है कि उनकी मातृभाषा हकीकत में कुछ और हुआ करती थी, अब वो हिंदी हो गई है। ठीक है, तो अब इसी तरह से आप देखें किस तरह से राजनीति इसमें करी जा रही है। प्री इंडिपेंडेंस एरा से ही तमिलनाडु में इसके प्रति विरोध होता आ रहा है, जैसे कि 1937 में पहला विरोध उठा था। खैर, उसके बारे में हम आएंगे। अभी जो हाल ही में अमित शाह जी का जो बयान आया था, उस बयान के बाद जितना विरोध तमिलनाडु में हुआ, उसके साथ साथ और भी कई राज्य हैं जो इस विरोध में जुड़े थे। अब यहाँ पर देखिए, मजे की बात, बीजेपी के ही हैं अमित शाह जी, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं 12 तारीख को उनका जवाब आता है, जी ऐसा है, तमिलनाडु में हिंदी सीखने की जरूरत नहीं है, तमिल हमारी भाषा काफी है। अब यहीं पे विरोध आता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप हिंदी की राजनीति करते हैं तो शायद आपके प्रति एक ईर्ष्या भाव यहाँ के लोगों में ऑलरेडी जो है वो और ज्यादा होता है। यहाँ पे जो लोग हैं, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, जितनी मैंने बात करी है, उनको हिंदी पसंद है, वो हिंदी फिल्में देखते हैं, हिंदी गाने बहुत सुनते हैं यहाँ के लोग, और वो तमाम हिंदी एक्टर एक्ट्रेसेस को जानते हैं, समझते हैं, हिंदी पढ़ना लिखना भी जानते हैं। लेकिन उनका ये कहना है हमारे ऊपर हिंदी को थोपा ना जाए। आप हमें एक ऑप्शन ला के रख दीजिए, ऑप्शन के अगर ऑप्शन है तो हम, अगर हमारा मन है तो हम पढ़ेंगे, नहीं मन है तो नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यही चीज है, जब एक भाषा को आपके ऊपर थोपा जाता है उस वक्त उसका विरोध उठता है।
क्या सिर्फ तमिलनाडु में यहाँ पे ऐसा हो रहा है? नहीं, तमिलनाडु के साथ साथ केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उस तरफ चले जाइए, पूरा जो वेस्टर्न रीजन है वो तमाम जो प्रदेश है वो सब हिंदी का विरोध नहीं करते, हिंदी के थोपने का विरोध करते हैं। इम्पोजिशन, कोट एंड कोट। हाँ, थोपने का विरोध करते, हिंदी का कोई विरोध नहीं करता है। ठीक है, जैसे हम अगर आप इस तमिलनाडु की हिस्ट्री की अगर आप बात करें, जब हिंदी के खिलाफ जो भी प्रोटेस्ट हुए थे, 1937 की बात है, जब सी राजगोपालाचारी जो उस वक्त के मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने तमिलनाडु के 125 स्कूलों में हिंदी को इम्पोज करने की कोशिश, मतलब एक सिस्टम लेके आए। तो उस वक्त के जो द्रविडियन कड़गम डीके, अब जो है डीएमके और एआईएडीएमके सब जो भी हुआ है वो वहां से ही बट के आया है। तो पेरियार ने सबसे पहले इसके ऊपर आवाज उठाई, कहते जी हमें हिंदी पढ़ने की जरूरत है नहीं और हम इसका विरोध करते हैं। तो उस समय में एक शख्स की मौत होती है और 1200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार होते हैं। ये वहां पर खत्म नहीं होता, 3 साल तक ये प्रोटेस्ट चलता रहता है और एंड ऑफ द डे जो ब्रिटिश सरकार है तब की, उसको ये जो रूल है इसको वापस लेना पड़ता है कि नहीं, हिंदी को आपको मतलब कंपल्सरी नहीं करना है। उसके बाद 1965 में एक और एक्ट लेके आया जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। अब यहाँ पर भी देखिए तमिलनाडु से ही पहला विरोध शुरू होता है। तमिलनाडु का जो विरोध इतना ज्यादा हो जाता है, उस समय के जो काफी सारे लोग थे, जैसे कि अन्नादुरई जी जो डीएमके के फाउंडर हैं, ठीक है, ये सब इतना ज्यादा विरोध करते हैं कि उस समय में कांग्रेस बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी तमिलनाडु में। आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग थी उस समय में, कांग्रेस की तमिलनाडु के अंदर बहुत होल्ड था। लेकिन वहां के जो लीडर्स थे उस समय के, कामराजर हो गए, संजीवा रेड्डी हो गए, ये तमाम लोग उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी जो हुआ करते थे उनके पास गए और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर आप हिंदी को इम्पोज नहीं कर सकते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत रूटेड हैं अपनी भाषा को लेके, अपने कल्चर को लेके बहुत सेंसिटिव है, आपको इसको वापस लेना ही पड़ेगा। तो तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये कहा था कि देखिए हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह ही रखेंगे, हम इसको नेशनल लैंग्वेज नहीं करेंगे। और इसी को दोहराया था इंदिरा गांधी जी ने जब उन्होंने ये कहा कि हम मल्टी लैंग्वेज को साथ में रखेंगे, यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों रहेगी। यूनियन मिनिस्ट्री के जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएंगे, यहाँ पर जो आर्टिकल 353 है इसमें भी समझना पड़ेगा कि इसमें नेशनल लैंग्वेज कहीं नहीं लिखा है, जैसे पहले भी उन्होंने हमें समझाया था। ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज करने के लिए करी गई थी, है ना। और उस वक्त ये भी कहा गया था कि जब तक अंग्रेजी के बदले कोई और लैंग्वेज ना आ जाए तब तक आप अंग्रेजी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज मानेंगे। और आज तक ऐसा ही होता आ रहा है ना, ऐसा ही होता आ रहा है कि उसके जगह पे और कोई और लैंग्वेज नहीं आए। अगर आप हिंदी की बात करें, हिंदी को यह कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा हिंदी बेल्ट है और यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। तकरीबन 44-48 करोड़ लोगों के आसपास हिंदी बोलते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ। लेकिन आप इस पूरे बेल्ट को आप समझिए, हिमाचल प्रदेश से शुरू करके नीचे आप आएंगे उत्तराखंड, उसके बाद आप आइए बिहार, इस तरफ आइए आप दिल्ली आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, हरियाणा आ जाता है। ये पूरे बेल्ट को हिंदी बेल्ट कहा जाता है। लेकिन इसी हिंदी बेल्ट की खास बात है, इस हिंदी बेल्ट में इतनी ज्यादा भाषाएं बोली जाती थी जिनका कई लोगों को पता ही नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा, कई लोगों को यही नहीं पता कि उनकी मातृभाषा आखिर में थी क्या, अब वो हिंदी बोलते हैं। लेकिन जैसे हिमाचल प्रदेश में आप देखें तो पहाड़ी बोली जाती थी, कांगड़ी बोली जाती थी, कुंडेरी बोली जाती थी, लोनावनी बोली जाती थी। ऐसे बिहार में आ जाइए, भोजपुरी, मैथिली, मगधी, बंगला, राजस्थान में, मतलब ऐसी तो बहुत सारी भाषाएं। वो तो एक बिल्कुल दूसरी डिबेट ही है कि आप मतलब इन सारी भाषाओं को हिंदी में क्यों सबस्यूम करते हैं। हमको याद है कि जब विजयदान देथा बिज्जी जिनको कहते हैं, उन्हें जब अवार्ड्स मिले दिल्ली में आकर के सरकार ने दिया तो उन्हें हिंदी के लिए साहित्य अकादमी शायद दे दिया गया था और तब इस चीज़ को लेके खुशी थी बिल्कुल। हमको अवार्ड का नाम चेक करना पड़ेगा, मैं बाद में उसमें डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल दिलवाएंगे कि वो साहित्य अकादमी था। एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, लेकिन उनको हिंदी के लिए दिया गया था तो बहुत खुश था राजस्थान। लेकिन एक मतलब कसक थी कि उसमें वो हिंदी आपने लिख दिया उसके ऊपर।
हम उस बात को समझ रहे हैं राहुल। मैं चाह रहा हूं कि देवी साहब आ गए हैं, गणेशन देवी, उनका भी हम स्वागत कर लेते हैं और फिर वहां से भी बात और आगे जाएगी भाषाओं पे, उनसे भी हमको कुछ कुछ पूछना है। देवी साहब, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? नमस्ते, बड़ी खुशी है आपके साथ आज मिलकर। नमस्ते सर। हमने डॉक्टर मुस्तफ़ा से बात की है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे थे, संविधान की दृष्टि से बता रहे थे कि इन भाषाओं को लेकर कानून और संविधान किस नज़र से देखता है, और उन्होंने एक अपनी टिप्पणी भी रखी। राहुल ने एक कॉन्टेक्स्ट दिया कि साउथ में जो एक कोट अनकोट असॉल्ट ऑफ हिंदी है, उसको लेकर के किस तरह सोचा जाता है, उन्होंने अपनी बात रखी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, सिंस आप भाषाओं पर ही काम करते हैं, एक शिकायत हमने काफ़ी सुन ली है कि हिंदी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदी को जिस तरह संस्कृताइज कर दिया गया, इतना क्लिष्ट, इतना मुश्किल बना दिया बोलना कि फिर लोगों को वो पराई सी लगने लगती है। क्या आप इस क्रिटिसिज्म से अग्री करते हैं? क्या आप कनकर करते हैं? और इसकी क्या वजह पाते हैं? देखिए, अगर हम अमीर खुसरो के समय में जाते हैं, और दिल्ली की जो भाषा है, या तो जिसे हम खड़ी बोली बोल सकते हैं, एक भाषा है, लेकिन 20वीं सदी में इस भाषा के लिए बहुत नए से रूल सामने आके खड़े रहे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान समिति में, संविधान सभा में बहुत चर्चा हुई। बल्कि मैंने ये देखा है कि जो पहली मीटिंग थी सभासदों का परिचय कराने के लिए, वो छोड़ के बाकी हर मीटिंग में भाषा के मुद्दे पे चर्चा हुई। और जिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जिन चर्चाओं के नतीजे निकले, उनके हमारे संविधान में आर्टिकल्स बने। जिन चर्चाओं पे नतीजे नहीं निकले, उसके शेड्यूल्स बने। तो हमें भाषा का ही शेड्यूल मिला। आठवां परिशिष्ट, 8वीं सूची जो है संविधान में, वो भाषा के ऊपर है। और उस सूची में बहुत स्पष्टता से ये दिखाया है कि इस देश में बहुत सारी भाषाएं होगी। फिर साथ साथ जो उस आर्टिकल्स बने, सेक्शन 17 या सेक्शन 8, तो उसमें लिखा गया है कि हिंदी को प्रोत्साहन दिया जाए, हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन वो देते समय अन्य भाषाओं को नुकसान ना हो, उस प्रोत्साहन का अन्य भाषाओं पे विपरीत परिणाम ना हो, ये देखने की जिम्मेवारी होम मिनिस्ट्री की रहेगी, सरकार की रहेगी। वो जो आर्टिकल्स है 344, 32, 351, वो होम मिनिस्ट्री के लिए है आर्टिकल्स। तो गृह मंत्री या गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी रहेगी कि अन्य भाषाओं को दुख ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे हिंदी का प्रसार करते समय। हमारे देश में भाषा विषय ये बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में बांटा गया है, और उसमें अहम है एजुकेशन मिनिस्ट्री, है तो जिसे आज हम MHRD कह रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और दूसरा है होम मिनिस्ट्री। दुनिया के बहुत ही कम देशों में भाषा ये विषय गृह मंत्रालय के पास दिया गया है प्रशासन में। हमारे जैसा दूसरा देश है स्पेन, जहां गृह मंत्रालय भाषा विषय देख रहा है, क्योंकि स्पेन में भी भाषा को लेके बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। और इसी तरह की चिंता हमारे देश में रही है। खास करके बांग्लादेश का अलग होना, भाषा के मुद्दे पे अलग होना, ये हमारे लिए एक हमारे भाषा नीति में टर्निंग पॉइंट रहा है। उसके पहले भी भाषा के आंदोलन हुए थे। पंजाब में हुआ था, तेलंगाना में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, अन्य जगह हुए थे आंदोलन, और दक्षिण में तमिल को लेके, तमिल और हिंदी के बीच में जो संघर्ष हुआ उसको लेके हुआ था। लेकिन बांग्लादेश की निर्मित के बाद हमारे यहाँ सेंसस ने जो फिर से वो होम मिनिस्ट्री में सेंसस ने ये तय किया कि लोगों की मातृभाषाएं अगर 10,000 से कम बोलने वाली संख्या में बोली जाती हो संख्या में, तो उनका नामोल्लेख सेंसस में करने की जरूरत नहीं है। और इसी से लेके हिंदी के लिए
एक खतरा सा पैदा हुआ, क्योंकि उसके बाद जो मैं आपकी चर्चा सुन रहा था, तो उसके बाद हिंदी के नजदीक, हिंदी बोलने वाले विभाग, भौगोलिक विस्तार के नजदीक की जो भाषा है वो हिंदी में धकेली गई। जैसे 2011 के सेंसस में हिंदी बोलने वालों की संख्या, तादाद 52 करोड़ दिखाई है, लेकिन अगर आपने जो बताया कि हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तर बिहार वगैरह वगैरह, और भोजपुरी जो 5 करोड़ 3 लाख लोगों ने बताया कि भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, लेकिन वो हिंदी में दिखाई गई। खैर वो सवाल भी कि किसका ग्रामर, व्याकरण से भोजपुरी हिंदी से अलग है क्या, इसके ऊपर घंटों तक चर्चा हो सकती है। लेकिन मेरा कहने का हेतु था कि ये जो अन्य भाषाएं हैं वो हिंदी के अंतर्गत करने से हिंदी के ही लिए एक अंदर से विरोध निर्माण हुआ है। मैं तमिल के पास से हिंदी को विरोध आया तो समझ सकता हूं, क्योंकि तमिल का जो इतिहास है वो लगभग 2500 या 3000 साल का है। या तो जिन आधुनिक भाषाओं का इतिहास पाली के साथ या प्राकृत के साथ जुड़ा है, यानी पिछले 2-3 हजार साल का इतिहास उनको है, जैसे मराठी हो, कुछ हिस्से में गुजराती, बंगाली, बांग्ला, असमिया हो, मैं समझ सकता हूं। लेकिन हिंदी से जुड़ी भाषाएं हिंदी को विरोध करने लगे, ये किसी पॉलिसी से होता है तो पॉलिसी बदलने की खास जरूरत है। देखिए, ये मुद्दा मैंने पब्लिक डिस्कोर्स में आज तक बहुत सुना नहीं है, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से कि जब भी मैंने लैंग्वेज से सर्वे किया और छत्तीसगढ़ में गया था, या तो बिहार में या तो झारखंड में गया था, तो वहाँ के अन्य भाषिक लोग जिनकी भाषाएं आज हिंदी से जोड़ के सेंसस दिखा रहा है, वो चिल्ला चिल्ला के मुझे बता रहे थे कि सर ये हमारी माँ है, भाषा मातृभाषा है, और हमारा ये पूरी जीवन दृष्टि वर्णन कर रही है, और इस भाषा का इतिहास प्राचीन है। जैसे मुंडा भाषा है या तो गोंडी है, उनका इतिहास लगभग 2500-3000 हजार साल पुराना है। तो हमारा अस्तित्व क्यों नकारा जा रहा है? वो मुझे पूछ रहे थे कि हमारे संविधान में ऐसे हमने सुना है कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है, और अभिव्यक्ति के लिए भाषा यही तो माध्यम है। तो हमारा माध्यम या अभिव्यक्ति का अगर नकारा जाए तो क्या हम इस देश के भाषिक नागरिक है या नहीं है? मेरे पास उसका जवाब नहीं था उस समय, क्योंकि ये हिंदी और दक्षिणी भाषाओं का विरोध का सिलसिला नहीं है, वो तो राजनीतिक मुद्दा है, कॉन्टेक्स्ट है, राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट है। और ये राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट केवल आजादी के बाद निर्माण हुआ है, क्योंकि तमिल जब से संस्कृत इस देश में आई तब से तमिल भी रही है, और वो दोनों ने कभी झगड़े नहीं किए थे। केरला से कोई शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जैसी व्यक्ति वहां से उठ के हिमालय तक जाए तो कोई झगड़ा हुआ नहीं था, या तो महाराष्ट्र से नामदेव पंजाब तक जाए तो कोई झगड़ा हुआ नहीं था। गुजरात के कोई संत अगर तेलंगाना में जाए तो कोई झगड़ा हुआ नहीं था। भाषा से लेके झगड़े नहीं थे इस देश में। इसलिए तमिल और हिंदी का जो झगड़ा है वो भाषिक झगड़ा नहीं है, लेकिन भाषिक मसला आज बन गया। ये है कि हिंदी को असलियत में मैं हिंदी भाषा पे मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा कहूँ तो प्यार, इस देश में प्यार करने को भी लोग सीखते हैं तो हिंदी गीतों के माध्यम से सीखते हैं। वो गीत सुने बगैर प्यार नहीं होता। प्यार की भाषा है, बहुत मधुर भाषा है, और ऐसी भाषा को, प्यार की भाषा, ये कबीर की भाषा है, मीरा की भाषा है, सूफियों की भाषा है, ये हिंदू मुस्लिम सभी लोग इकट्ठा रहने की भाषा है। इस भाषा को केवल ये गलत नीति जो सेंसस की नीति है, जिसमें 65 लैंग्वेजेस आर प्रेस्ड कंपेल्ड टू बी रेड एज पार्ट ऑफ हिंदी, वो भाषाएं हिंदी को विरोध करने लगी है आज।
वो विरोध आज भूमिगत है, लेकिन एक या दूसरे दिन वो उछलेगा, बाहर आएगा, लोग चिल्लाएंगे। तो मेरा जो मुद्दा है, मैं जो कहना चाहता हूं कि हाँ, तमिल और हिंदी के बारे में संघर्ष वगैरह ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि 3000 साल से द्रविडियन भाषा भी है, इंडो आर्यन भाषाएं भी है, जो मगधी प्राकृत भी है, पाली भी है। ये सब एक दूसरे के साथ शांति से इस देश में जीते, बल्कि हमारा देश की जो व्याख्या, डेफिनेशन की है संविधान में पहले ही परिच्छेद में, वो यही है, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स देखिए, और स्टेट्स को लिंग्विस्टिक स्टेट्स के रूप में हमने जाना, पहचाना, उस तरह से लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्रिएट किए। यानी संविधान कहता है कि अनेक भाषा वाला ही देश ये होगा। और 8वां परिशिष्ट में तो उस समय 14 भाषा थी, आज 22 भाषा है। उसका मतलब साफ है कि संविधान मानता है कि ये देश बहुत भाषाओं का ही देश होगा। और बाद में जो कानून बने, यानी लॉज, उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है निर्णय, लेकिन नेशनल लैंग्वेज के बारे में नहीं है। और बहुत बार लोग गलतफहमी करते हैं, जैसे हमारा नेशनल बर्ड मयूर है, इज नॉट ऑफिशियल बर्ड। या तो नेशनल और ऑफिशियल बहुत अलग है। ये ट्रांजैक्शनल वैल्यू होती है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। एक भाषा आती है, जाती है। हमारे यहाँ अंग्रेजी आने के पहले पर्शियन ये हमारी ऑफिशियल भाषा थी, लेकिन लैंग्वेज ऑफ कोर्ट थे उस टाइम। महाराष्ट्र में भी जितने भी आदिलशाही वगैरह हैं, वहाँ पे कोर्ट्स में पर्शियन बोली गई उस टाइम पे। डेक्कन में भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने पर्शियन में औरंगजेब को खत लिखे, तो वो, लेकिन वो नेशनल लैंग्वेज नहीं थी, हमारे पूरी सभ्यता की भाषा नहीं थी, वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी। उसके पहले संस्कृत का इस्तेमाल किया गया, उसके पहले पाली का इस्तेमाल किया। जैसे अशोका ने उनकी इंस्क्रिप्शंस लिखे, वो प्राकृत में लिखे, तो उस समय प्राकृत ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे लोग, राजा लोगों के साथ जिस भाषा में चर्चा करे, बात करे, वो ऑफिशियल, एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ जिस भाषा में बात करे, वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है। ठीक। मेरे कहने का मतलब है कि राजनीति भी हो भाषाओं की, तो वो समझने के लिए अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट इस तरह से देखें कि हाँ, तमिल वर्सेस हिंदी, तो वो विवाद नहीं है। विवाद आता है जब कोई जादत करता है, कोई कहता है कि तुम मेरी भाषा बोलेंगे, मैं तुम्हारी भाषा नहीं बोलूंगा, तो लोग चिल्लाएंगे और कहेंगे नहीं, मैं आपकी भाषा नहीं बोलूंगा या बोलूंगी। लेकिन मैंने देखा है कि दक्षिण में भी हिंदी भाषा का आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है, हिंदी सिनेमा देखे जाते हैं। इसी तरह से अन्य राज्यों में सभी भाषाओं को, भले मलयालम हो, तमिल हो, लोग आते बोलने वाले, तो उनको स्वीकारा जाता है। द प्रॉब्लम इज द पॉलिसी ऑफ द होम मिनिस्ट्री, बिल्कुल सेंसिंग, क्योंकि और द एटीट्यूड ऑफ द होम मिनिस्टर। और होम मिनिस्टर को बहुत जिम्मेवारी के साथ इस देश का भाषिक नक्शा क्या है ध्यान में रख के ही बात करनी होगी, अन्यथा इस देश के टुकड़े हो सकते हैं जो नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते कि किसी ऐसे स्ट्रेस से हम गुजरें कि हम जो सब भारतीय हैं वो भाषा के मुद्दे पर एक दूसरे से लड़ने लगें। सर, हम आपके पास में वापस आएंगे और भाषा को लेकर हमारे और प्रश्न हैं जो हम आप चाहते हैं कि जिनके हल आप करें, लेकिन हम राहुल के पास फिर से जाना चाहते हैं। राहुल, हम ये समझना चाहते हैं कि ये पीरियोडिक है, मतलब हमने ये देखा है कि पिछले काफ़ी टाइम से एक लल है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि किसी तरह का फ्रिक्शन है बिटवीन सो कॉल्ड नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जो हमारी सुंदर भाषाएं हैं, मलयालम हो गई, तमिल हो गई, कन्नड़ हो गई, तो वो एक ऐसा है कि वो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर किसी एक इंसिडेंट से वो ट्रिगर हो जाती है। हम ये समझना चाहते हैं कि जब
इंसिडेंट फ्री टाइम होता है तब ये स्ट्रेस कम क्यों नहीं होता है? मतलब हम जनरली ये मान के चलते हैं कि अगर दो गुटों में कोई टकराव है और उन लोगों को वक्त दे दिया जाए तो विद टाइम वो जो बैड ब्लड है वो डाई आउट हो जाता है। ऐसा इस मुद्दे को, भाषा के मुद्दे पे क्यों नहीं हो पा रहा है? किस तरह की असुरक्षाएं या चिंताएं हैं दक्षिण में लोगों की कि वो कभी उस चीज़ को दिमाग से निकाल नहीं पाते कि ये इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदी भी हो सकता है कोर्सेज में, लेकिन वो कम्युनिकेट ऐसे ही होता है कि ये इम्पोजिशन ऑफ हिंदी है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर हिंदी भाषा का विरोध नहीं है, इम्पोजिशन का विरोध है। तो अगर आप यहाँ के लोगों की बात करें, बहुत सभ्य लोग हैं। आप उत्तर भारत से अगर आप देखें, स्पेशली अगर आप तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के एक छोर से आखिर छोर तक उत्तर भारत के लोग आते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, बसते हैं, पैसा कमाते हैं और वापस जाते हैं। ऐसे अगर आप बैंगलोर में देखें, बैंगलोर में वहाँ के ऑटो वालों से लेके, टैक्सी वालों से लेके, सब्जी तरकारी बेचने वाले तमाम लोग हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी से यहाँ पे विरोध नहीं है, हिंदी को वेलकम किया गया है। अब जैसे आपने कहा कि यहाँ के लोग क्यों इतने मतलब गुस्सा हो जाते हैं कि जब आप इस तरह के जब स्टेटमेंट्स आते हैं, यहाँ के लोग जातिवाद, धर्म, इन तमाम चीजों से ऊपर एक तमिल होने का गर्व महसूस करते हैं। जाति, भाषा, स्वाभिमान। हाँ, जाति से भी ऊपर। जब यहाँ पर आप देखें, कम्युनल राइट्स बहुत कम हुई हैं। अगर इसी तरह से देखें, जाति को लेकर अगर बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए तो वो ज्यादा नहीं हुए, लेकिन जब एक तमिल को लेकर अगर कहीं पर भी कलेक्टिव एक प्रोटेस्ट होना का जब मौका आया है तो तमिलियंस कभी पीछे नहीं हटे हैं। चाहे वो हिंदी ओपोजिशन की बात हुई हो, चाहे वो जल्लीकट्टू का मामला हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो सीए एनआरसी का मामला हो, मसला हो, तो यहाँ पे लोग अपने रूट से बहुत जुड़े हुए और अपने भाषा और भाषा के साथ जुड़ी तमाम चीजों से बहुत कनेक्टेड है, रूटेडली। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी उनको ये लगता है कि हिंदी के नाम पर हमारी भाषा को नीचे दिखाया जा रहा है या फिर हमारे कल्चर को कम आंका जा रहा है, तो वो कहते हैं नहीं, हम एक नई भाषा को लेके हम अपनी प्राचीन, अपनी हिस्ट्री को कैसे छोटा, बिल्कुल फेयर एनफ, वो वहां पर उनका विरोधाभास बाहर निकलता है। बिल्कुल। और ये ऐतराज बिल्कुल सही भी है। किसी भी कल्चर पे, चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे बाहर का हो, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो उनको अनवेलकम उनके यहाँ पे हो, उसको इम्पोज नहीं करना चाहिए और उसका विरोध होना ही चाहिए। मैं इसमें बिल्कुल आपके साथ में हूँ। लेकिन जब कोई चीज़ थोड़ी जिम्मेदारी के साथ, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड जब बात की जाती है कि यस वी डू नीड अ लिंग्वा फ्रैंका। अभी देखिए ना, मुझे कुछ कहना था, मैंने अंग्रेजी में बोल दिया, इससे किसी ने कोई ऑफेंस नहीं लिया। अगर साफ नियत के साथ में एक कल्पना की जाए, चाहे एक भाषा की, चाहे मल्टीलिंगुअल कल्पना हो, मैं उसका कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा हूं, तो उसको लेकर के आपको कितना कंड्यूसिव लगता है माहौल तमिलनाडु में? वो अवर्शन है या फिर अब तमिल को लेकर के भावनाएं उस लेवल पे हैं कि अब कुछ हो नहीं सकता है? देखिए, हाल ही में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जैसे सर ने पहले कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपकी मातृभाषा को महत्वता देनी चाहिए। ठीक, तो अभी क्या हुआ, कई ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज का ऑप्शन दिया है। अब आप केंद्रीय विद्यालय की बात करें, जो तमिलनाडु में, हमने वो खबर भी कवर करने की कोशिश करी थी, कुछ एक पेरेंट्स से बात करी थी, तो इधर तमिल मातृभाषा जिनकी है वो बच्चे ज्यादा हैं, लेकिन वहां पर तमिल लैंग्वेज ही नहीं सिखाई जा रही थी। वहां पर हिंदी और सेकंड लैंग्वेज जो है वो संस्कृत दिया गया था, यानी आपके पास एक ऑप्शन तक नहीं था। तो जब ये मसला जब बाहर आता है कि भाई तमिलनाडु में रहते हुए तमिल भाषा को आपने अलग कर दिया और उस जगह पे हिंदी और संस्कृत कर दिया, तो किसकी संस्कृत है मातृभाषा, किसकी हिंदी है मातृभाषा, वो सवाल आता है। तो यहाँ पर भी आप देखें तो एक तरह से हिंदी इम्पोजिशन किया गया था, लेकिन जैसे ही स्कूल वालों को ये लगा कि ये खबर बन सकती है, इस पे विरोध हो सकता है, तो अभी शायद पिछले हफ्ते से उन लोगों ने एक तमिल टीचर बुलवाया है, वो तमिल क्लासेस चल रही है। मैं खुद के परिवार की बात करता हूँ, मेरी एक बेटी है, मेरी वाइफ नॉर्थ से है, तो उनकी मातृभाषा हिंदी है, मैं तमिल जानता हूँ। उसके स्कूल में, मेरी बेटी के स्कूल में ये कहा गया कि आपकी जो सेकेंड लैंग्वेज है वो कंपल्सरी तमिल होनी चाहिए, थर्ड लैंग्वेज इज हिंदी।
अब हमारी पकड़ इतनी ज्यादा नहीं है जो तमिल भाषा में, तो उसको नहीं पढ़ाया जा रहा था। लेकिन इस चीज को स्कूल वालों ने समझा। 1 हफ्ते के बाद उन्होंने खुद हमें एक चिट्ठी भेजी, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप हिंदी को सेकंड लैंग्वेज कर लीजिए, थर्ड लैंग्वेज कैन बी तमिल। तो ये एक एडजस्टमेंट हुआ बिटवीन स्कूल एंड द पेरेंट। तो एक अच्छा एक्सचेंज हुआ, और यही एक्सचेंज यहाँ के लोग चाहते हैं। आप ऑप्शन दीजिए हमें, अगर हमारा मन करता है हम पढ़ेंगे, अगर हमको नहीं लगता है तो हम और कोई भाषा करेंगे। और ठीक है, अंग्रेजी एक लैंग्वेज है जिसके साथ हम और एक लैंग्वेज के साथ हम काम कर सकते हैं। तो बस यही है कि लोगों को यहाँ पे पुश नहीं करिए। आप जितने भी रेस्पेक्टफुली आप लेके आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से उसको पुश करने की कोशिश करी जा रही है, और इसका विरोध यहाँ पे हमेशा होता है। फेयर इनफ। देवी साहब, हम आपके पास वापस आना चाहते हैं। एक सवाल जो मैंने पहले भी पूछा था, आपने उसका कॉन्टेक्स्ट तो दे दिया है कि हिंदी बोले जाने वालों की जो संख्या बताई जाती है, जो आंकड़े बताए जाते हैं, और जिस तरह से सरकार उसको कंप्यूट करती है, उन फिगर्स में प्रॉब्लम क्या है, और उसको लेकर किस तरह के एतराज़ हैं छोटी छोटी और जितनी भाषाएं हैं हमारे देश की बहुत सुंदर, उनके तरफ से आ रहे हैं। हमें समझना चाहते हैं कि सरकार जिस हिंदी में बात करती है, क्या वो भी एक प्रॉब्लम है? मतलब सरकार जिसको कहा भी जाता है, जैसे हम लोग यहाँ काम करते हैं ललन टॉप में, तो एक वो ये कहते हैं कि ये क्या सरकारी भाषा में लिखा हुआ है या क्या अखबारी भाषा में लिखा हुआ है। तो सरकारी और अखबारी ये विशेषण बन गए अब हिंदी के। तो जैसी हिंदी बोली जाती है मैदान में, वैसी हमको पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलती नहीं। उससे हमारा काम नहीं। जैसे मैं जिस जगह से आता हूँ वो एक बॉर्डर एरिया है, तो हमारे यहाँ से थोड़ी दूर से महाराष्ट्र लग जाता है। तो आप विदर्भ की मराठी लेंगे तो उसके अंदर वो थोड़ी करप्ट हो गई है, उसमें थोड़ी हिंदी चली गई है। हमारे एरिया की जो हिंदी है उसमें थोड़ी मराठी आ गई है। ऐसे ही आप मंदसौर नीमच एमपी में जाएंगे तो वहाँ पे वो है मालवा, लेकिन वहाँ पे कल्चर आपको पूरा राजस्थानी मिलेगा, और वहाँ पे हिंदी में आपको राजस्थानी टच मिलेगा। तो हमने हिंदी को इस तरह देखा। रीवा आप चले जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप इलाहाबाद में हैं, यूपी टच लगा हुआ है। तो लेकिन सरकार बहुत दूसरी हिंदी में बात करती है, और हम स्कूल में बहुत दूसरी हिंदी पढ़ते हैं। तो क्या वो जो रेजिमेंटेशन है उस लैंग्वेज का, उसके वजह से कोई समस्या खड़ी हुई है? समस्या उसके वजह से तो है, लेकिन उसका स्वरूप, उस समस्या का स्वरूप थोड़ा मैं अपने ढंग से, अपनी तरह से आपके सामने पेश करना चाहूँगा। प्लीज सर। हिंदी का जो विकास हुआ इतिहास में, तो उसमें टर्किश, अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत और बहुत प्राकृत, पाली, मगधी, इनके शब्द आए। और हिंदी भाषा ये बहुभाषिक लोगों की एक दूसरे के साथ बोलने की भाषा इसी ढंग से विकसित होती रही 11वीं 12वीं सदी से लेके। इसलिए उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है। अब अंग्रेजी जो आई थी हमारे यहाँ, वो गवर्नमेंट की भाषा थी। उस अंग्रेजी भाषा जब यहाँ आई तब तक इंग्लैंड में प्रिंटिंग आ चुका था और भाषा उनका स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका था। उसके पहले उसके स्पेलिंग्स बहुत अलग ढंग से लिखे जाते थे, बल्कि उसके अक्षर भी एस की जगह एफ जैसा अक्षर होता था, वगैरह वगैरह। तो जो कुछ प्रशासन से जुड़ी जो संकल्पनाएं होती है, वो संकल्पनाएं अंग्रेजी में विकसित रूप में थी। अब हमने अंग्रेजी छोड़ देना प्रशासन के लिए, लेकिन वो संकल्पनाएं ले लेना, और हमारी जो बहुभाषिक लोगों की एक दूसरे के साथ बोलने के लिए निर्माण हुई हिंदी, उस पे बिठाना, ये मिसमैच बना। ये ऐतिहासिक मिसमैच था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी में प्रशासन नहीं होना चाहिए, हाँ जरूर होना चाहिए, लेकिन कुछ उसके शब्द अपने ऐतिहासिक प्रवाह में विकसित होना जरूरी है। उसे समय लगेगा। तब तक जो प्रशासन के लिए हिंदी बनाई गई है वो हिंदी भाषा है, ऐसे केवल कहा जाता है, इसीलिए मैं स्वीकारता हूं। अन्यथा मैं जब वो पढ़ता हूं तो उसमें से एक वाक्य का भी अर्थ मैं समझ नहीं सकता। और मैं हिंदी भाषा
खुद को मैं हिंदी भाषा समझने वालों में से गिनता हूँ। मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन भारत में घूमते समय, इस देश में घूमते समय हिंदी अपने आप, जैसे प्रकाश है, हवा है, पानी है, बरसात है, पहुंच जाती है हर एक के पास। उसी तरह से मेरे तक वो पहुंच गई है। प्रशासन की भाषा विकास करने के लिए लोगों की भाषा से, लोग यानी मैं बोली भाषा है ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो दिल्ली में या तो लखनऊ में आम तौर पे लोग जो बोलते होंगे उसी में से शब्द पकड़ के उसके प्रयोग होते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन ये राजभाषा परिभाषा कोश वगैरह है, उसमें केवल संस्कृत के आधार पर शब्द लाके बिठाना, और संस्कृत भाषा का अस्तित्व लगभग 8वीं 9वीं सदी के बाद इस देश में नहीं रहा था। बहुत ही छोटे कहीं केवल लोग बचे थे संस्कृत बोलने वाले, वो भी पंडित लोग थे, लोगों से, आम लोगों से दूर हटे हुए लोग थे। तो जो जिस तरह की राज्य भाषा, प्रशासन भाषा हिंदी हम यूज कर रहे हैं, वो अगर उस तरह की ना होती तो बहुत सारे अन्य राज्यों ने प्रशासन के लिए हिंदी स्वीकारी भी होती। अगर हिंदी प्रशासन या हिंदी भाषा का असली अर्थ में हिंदीकरण होता है तो उसका फैलाव होने में मदद होगी। तब तक वो उसका फैलाव होना बहुत अशक्यप्राय काम है। बिल्कुल 100% मैं एग्री करता हूं। और दर्शकों को एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए जो देवी साहब ने अभी कहा, अगर वो कह रहे हैं कि उन्हें सरकारी हिंदी समझ में नहीं आती है, तो आपको ये समझना चाहिए कि कौन व्यक्ति ये कह रहा है। हमारे देश में जो फिलहाल जो जिंदा है लिंग्विस्ट, उनमें से जो चुनिंदा है उनमें से उनका नाम आता है। और अगर वो व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे सरकार की लिखी हिंदी समझ में नहीं आ रही, तो आपको समझना चाहिए कि प्रॉब्लम किस लेवल पे है। हम अब क्लोजिंग रिमार्क्स चाहते हैं राहुल आपसे भी, देवी साहब आपसे भी। दर्शकों ने आप दोनों को सुना है, मुस्तफ़ा साहब को भी सुना है, और आप तीनों ने अपने तरह से इस मुद्दे पर लोगों की जानकारी में इजाफा किया है। चलते चलते आप किस नोट पे दर्शकों को छोड़ना चाहते हैं? एक एक करके आप अपनी बात रख सकते हैं। पहले राहुल, फिर देवी साहब। विभिन्नता में एकता, शायद हमने यही देखा है, पढ़ा है और सुना है, और ऐसे ही हम अपने देश को देखना भी चाहते हैं। जब ये कहा जाता है कि एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से पूरे देश को आप जोड़ सकते हैं, तो उससे मैं थोड़ा सा अपना अलग मत रखता हूँ। मुझे लगता है जितनी भाषाएं बोली जाएं, उतनी भाषाओं का कल्चर आपके देश में आता है, उतने, जैसे आप देखें तो डोसे की अगर आप बात करें तो दिल्ली में ज्यादा डोसा बिकता है देन तमिलनाडु, ठीक है। तो ये एक एक्सचेंज हुआ है खान पान का भी, और इसका जरिया रहा भाषा। तो ये जो विभिन्नता में एकता की जो बात है वो इसी वजह से है, इसी कड़ी से जोड़ी जा सकती है कि हम इतने सारे लोग तमाम तरह की भाषाएं बोलते हैं, तमाम तरह के खान पीन रखते हैं और तमाम तरह के कल्चर रखते हैं, और उसके साथ भी एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। और अगर आप इसको एक भाषा में तोलने की कोशिश करें तो शायद हमें तमाम वो हिस्ट्री, कल्चर, इन सब चीजों को भी थोड़ा थोड़ा खोना पड़ सकता है। हाँ, तो ये सही। और आप जो बोल रहे हैं, मतलब आपको अगर खाने के लिए 56 भोग दिया हुआ है तो आप क्यों मतलब चटनी रोटी के पीछे दौड़ रहे हैं? आप उतना एक मल्टीलिंगुअल फ्यूचर भी इमेजिन आप कर सकते हो। 22 नहीं 222 भाषाएं हो, ठीक है। थोड़ा बहुत पैसा मतलब ट्रांसलेशन पे और इन सारी चीज़ों पे खर्चा होगा, 2-3 लोगों को और रोजगार मिलेगा भाई। और बड़े लोग हैं, शौकीन लोग हैं, तो थोड़ा बहुत पैसा हम ट्रांसलेशन पे भी खर्च कर सकते हैं। देवी साहब, आप अपने क्लोजिंग रिमार्क्स रखिए प्लीज। 2 रिमार्क्स मैं करना चाहता हूँ प्लीज सर। एक, मैं जानता नहीं कि मेरा जो चित्त है, कॉन्शियसनेस, ये मेरा भ्रम है या क्या है। मैं ये भी नहीं जानता कि बाहर की जो दुनिया, विश्व, वो एक सपना है या नहीं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये दोनों को जोड़ने के लिए केवल एक और एक ही ब्रिज है हमारे पास, वो भाषा का है। ये ब्रिज हर एक के लिए बना होता है बचपन से। वो तोड़ना यानी किसी के दिमागी जिंदगी का अंत करना, वो ना हो, सत्ता के पास ना हो या किसी विचारधारा के पास से ना हो। और दूसरा बिंदु मैं रखना चाहता हूँ, जब भी मैं किसी को कहना चाहता हूँ कि दोस्त तुम मेरी भाषा बोलो,
तो मैं मेरे अपने से पूछता हूं, क्या मैं उस दोस्त के भाषा की लिपि 1 साल में या 6 महीने में सीख पाऊंगा? अगर मैं हिंदी भाषिक होके किसी कन्नड़ा या मलयालम भाषिक को बोलना चाहूंगा कि आपको हिंदी सीखनी चाहिए, तो मैं खुद से पूछूंगा, मुझे पूछना चाहिए, क्या मैं कन्नड़ा या मलयालम लिपि 6 महीने में या 1 साल में सीख पाऊंगा? अगर मेरे लिए वो संभव है तो मैं कह सकता हूं कि हाँ दोस्त, तुम मेरी भाषा सीखिए, अन्यथा नहीं। थैंक यू। सही है, बिल्कुल ठोक बजा करके देवी साहब आपने अपनी बात रखी है। और आखिरी जो नोट है वो बहुत सारे लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सारी भाषाओं का आदर करें, सारी भाषाओं का सम्मान करें, सारी भाषाएं बोलें, सारी भाषाओं में काम करें, सारी भाषाओं में प्रेम भी कीजिए और सारी भाषाओं में बात कीजिए। इसी नोट पे नेता नगरी के इस सेगमेंट को हम यहाँ विराम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान मुस्तफ़ा साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका स्पेशली, और गणेश देवी साहब आपका भी। आपने हम सबको दोपहर में वक्त दिया, बड़ी गर्मी हो रही है, और उम्मीद करते हैं कि जब दोबारा कभी हम भाषा में बात करते हैं तो दोबारा आप दोनों को फिर से तकलीफ दी जाएगी। डेफिनेटली यस। थैंक यू वेरी मच।